Hello Narinder, welcome to Zindagi Talks with life coach Ritu Singhal. सोच बदलो तो जिंदगी बदले. I'm so grateful that you took a time. I really welcome you. Just tell me, my audience, briefly about yourself. Thank you so very much, Ritu, for calling me on your podcast. And बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप. And it's very very important as well to take the stories who are unheard and people who can you can change the lives. So about me, मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ देती हूँ. आई एम अ फाउंडर ऑफ सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन. तो स्पेशल चिल्ड्रन एंड उनके पेरेंट्स के लिए काम करती हूँ. And I'm a mental health counselor, a life coach, and author of the book The Phoenix from Ashes to Rebirth. And I'm a talk show host as well. Wow. So, just a small brief about me. And like from last so many years, I'm helping a lot of women around and a lot of people who are suffering from, a lot of women who are suffering from indignity, disrespect. I've done a lot of podcasts on that, on women empowerment too. Yeah. Plus on special needs children's parents where their voices were unheard. So their stories are there on my platform as well. Yeah, Excellent. I thanks. really heartily congratulate you, what for the work you're doing. So I just want to know that how, you began your journey in the sense as a kid. What kind of childhood was that? Because I'm really interested that जब पेरेंट्स एक तरह की ब्रिंगिंग अप करते हैं, किस तरह की करते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि बच्चे जब क्राइसिस होता है या कोई भी ट्रॉमा होता है लाइफ में उसको कैसे डील कर पाते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड यू हैड दैट यू कैन सी कि बिकॉज ऑफ दैट मे बी यू केम हियर वेयर यू आर. True. Childhood was amazing because we are two sisters and our parents, my parents are ex-railway officers, and they have born and brought up like an independent person since childhood. तो बचपन से ही वो जो स्कूलिंग इतना इंडिपेंडेंस रही जहाँ पर खुद ही सारा काम करना है, डिसिप्लिन वे में, वेरी वेल टाइम मैनेज्ड. प्लस एक सर्विस क्लास लोगों के घर में बहुत डिसिप्लिन होता है और साथ में ही सब चीजें खुद ही करनी होती हैं और पता होता है कि वी डोंट हैव एनी ब्रदर, सो वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप लाइक बॉय, जहाँ पर कोई सब बराबरी का हक, बराबरी का हिस्सा और बराबर इमोशंस को फील करने और एहसास कराने के लिए एक सेंस ऑफ अलाइवनेस होती है. सो मेरा चाइल्डहुड बहुत एक्सेलेंट. ही अच्छा निकला है. Excellent. It's wonderful that you had such kind of parents. So, जब आपका शादी हुआ तो आपको किस तरह का माहौल मिला और वो मतलब उससे आपको क्या कंट्रास्ट फील हुआ लाइक. तो मेरी लाइफ शादी के पहले की बहुत ही डिफरेंट थी और शादी के बाद जो लाइफ मैंने देखी है शायद मुझे उस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि ये मेरी लाइफ का टर्न अराउंड होने वाला है. और वो लाइफ का टर्न अराउंड ऐसा हुआ कि जब मैंने एक एक चीज का एहसास करना शुरू हुआ वो मेरी जिंदगी पूरी पलट गई. अ, तो एक जो फीमेल होती है जब कहते हैं ना कि शादी उसको पराए घर जाना है, पराए घर जाना है. सो एक्चुअली वो एहसास जब हुआ जब वो पराए घर गई तो वो जबकि मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, वे आर वेरी वेरी ओपन लिबरल पर्सन. बहुत ही लिबर्टी मिली हमें कि सब चीजें करने की, बहुत स्टडीज करी है मैंने. तो वहां जाने के बाद एहसास हुआ कि ये पराया घर क्या होता है, ये सास क्या होती है, ससुर क्या होता है और किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है. सो आई लाइक फेस्ड लॉट ऑफ पेट्रियार्की, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, जहां पर सांस लेने का भी हक नहीं होता है खुद से, पूछने का, हर चीज पूछ के करनी, एंड देन यू हैव नो सेंस ऑफ वर्थ ऑफ योर्स. वो एक ऐसा एहसास मुझे मिला जहां मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी जिंदगी में. आपको ऐसे दो तीन इंस्टेंसेस बताएंगे बिकॉज होता क्या है, आई एम बीइंग अ लाइफ कोच, आई मीट लॉट ऑफ पीपल सो हाउ इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि अगर आपकी चाइल्डहुड बहुत अच्छी थी, पेरेंट्स ने बहुत आपको फ्रीडम दिया, लिबर्टी दिया, अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट में आप ग्रो करें, तो ये भी माना जाता है पेट्रियार्कल जो लोग हैं जिनकी मेंटालिटी है वो ये भी मानते हैं कि अरे वो एडजस्ट नहीं कर सके, माँ बाप ने उनको एडजस्ट करना सिखाया नहीं,
तो उनको वैसा ही चाहिए था जैसा, पर लाइफ ऐसे नहीं होती। पर ऐसे क्या डिस्टिंग्विश्ड ऐसे एस्पेक्ट्स थे आपकी लाइफ में जो आप क्लियरली कह सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट एडजस्टमेंट, क्योंकि होता क्या है, कई बार आप एडजस्ट करते चले जाते हैं, कई बार आप डिपेंडेंट होते चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता और वो ज़रूरी लगता है, और कई बार वो इमोशनल इतना पेन हो जाता है कि वी नीड टू डिस्टिंग्विश कहाँ टॉक्सिस हो रहा है और कहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट का इशू है। तो ऐसे करेक्ट। क्या चीज़ें थी आपकी लाइफ में? जब मैं स्कूल जाती थी, मैं खुद एक स्कूल जब जाती थी तो स्कूल बस भी नहीं थी, लोकल ट्रेन में जाती थी। 6th क्लास से अगर मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ कि मैं स्कूल अपने आप जा सकती हूँ, जहाँ स्कूल बस भी ना हो, लोकल ट्रेन में चेंज करके फिर रिक्शा करके, बारिश हो धूप हो जैसे भी हो, इतनी अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल था। स्टेज स्टेज फियर मुझे कभी रहा नहीं जिंदगी में। मैं हमेशा से एक्सट्रोवर्ट रही। मैंने बहुत डिबेट्स, बहुत एक्सटेम्पोर्स, बहुत स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। सो दैट वाज अ फीमेल वेयर उसकी सेंस ऑफ वर्थ थी, उसकी आइडेंटिटी थी खुद की। टॉपर रही मैं स्कूल में, ऑल राउंडर रही। तो ऐसे ही जब बच्चों को पला बढ़ा के पेरेंट्स जब बड़ा करते हैं कि वो भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बने आगे चल के, और कुछ अच्छा काम करे दुनिया में और लोगों की मदद करे। और उसके बाद जब शादी के बाद आपको एक ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि फीमेल की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, फीमेल इज लाइक अ डोरमैट। एंड उसको ये अ, पीढ़ीवादी के लोग जो ये सोचते हैं कि बहुत रूढ़िवादी वाले कि फीमेल का काम है घर में काम करना, बच्चे पालना, और पर काम भी करना है, नौकरी भी करवानी है, पैसा भी चाहिए। आप जॉब बट कर रहे थे? आप उस टाइम जॉब भी कर रहे फुल थे? टाइम जॉब भी कर रही थी। फुल टाइम जॉब भी कर और रहे थे? हाँ, तो बच्चा भी पालना है, घर से आने के बाद फोन पर बात नहीं करनी है, ना ही फोन उठाना है आफ्टर 6 o'clock। एक बार घर आ गए तो घर का मतलब घर। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। तो वहां धीरे धीरे समझ में आई कि इतनी जिंदगी निकलने के बाद कि कहाँ लाइफ कहाँ जी रही थी। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक मास्क लगा के आप घूम रहे हो कि आप अपनी तकलीफें भी नहीं बता सकते हो, और घर आने के बाद आप एक ऐसी वाइफ मटेरियल बन जाओ और एक ऐसा बहू मटेरियल बन जाओ जहां पर आपको बोलने का हक नहीं है, जो कहा जाएगा बस वही करना है। उसके अलावा आपकी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल फिनिश हो जाती है। सो वो एक इंस्टेंस था मेरी जिंदगी में कि जहां मैं बचपन से ऐसी पली बड़ी हूँ और वहां मुझे ये इन्वायरमेंट दिखा। तो दैट वाज अ कम्प्लीटली शॉकिंग फॉर मी एंड हार्ट हिटिंग, जो मुझसे धीरे धीरे मुझे अपने आप का वजूद खत्म कर रहा था। और वो मैंने किया भी, मेरा वजूद खत्म हुआ भी। स्टिल मैंने एडजस्ट किया किया किया। बट एडजस्टमेंट भी एक लिमिट तक हो सकती है। फिर मैं घर वापस आई, उनको बताया कि ऐसे हो रहा है। पेरेंट्स को भी होता है कि ठीक है घर में है, एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम बाद ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम बाद चेंजेस हो जाएंगे। बट मैं ये समझती हूँ कि इंसान को अगर अपनी आइडेंटिटी को ही बदल देना है या खत्म कर देना है, तो उसका अपना वजूद खत्म हो जाता है, उसकी वर्थ ही नहीं रहती है। वो अपने आप को भूल जाएगा, अपने आप को खत्म कर देगा। फिर वो वही करेगा जो वो कह रहे होंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने करना क्या है। आप अपने दिमाग से चलोगे ही नहीं। सो दैट हैपेंड विद मी बहुत साल तक। लाइक ब्रेन डेड, कि you're not बिल्कुल, able to completely। think beyond। आपको आपकी अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी, टिपिकल। टिपिकल। एंड आपकी उस टाइम तक क्वालिफिकेशन क्या क्या आई हुआ? वॉज एमबीए, मैं एमबीए कर रही थी। एमए साइकोलॉजी कर चुकी थी, एमए पॉलिटिकल साइंस कर चुकी थी। एंड देन आर्किटेक्चर भी मैंने किया हुआ है। ऑलरेडी काफी क्वालिफाइड थी। एंड प्लस आई वॉज वर्किंग एज वेल। तो नरेंद्र, मुझे ये पूछना है कि पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स बहुत लिबरल थे, बहुत आपको प्यार करते थे, आई एम श्योर, जिस तरह से ब्रिंगिंग अप हुआ। लेकिन एज पेरेंट हम क्या ऐसी गलती कर जाते हैं जब हम मैच ढूंढते हैं कि इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है कि हम कल्चरल डिफरेंस या नहीं देख पाते या बहुत जल्दी में ऐसा कुछ कर लेते हैं? ऐसा क्या मिस्टेक्स होती हैं जो ऐसे कुछ रेड फ्लैग्स जो हमें देखने चाहिए हम नहीं देख पाते? आपको क्या लगता है? ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें अगर हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए ये डिसीजन, तो शायद हम गलती कर रहे हैं। कि खाली पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज शादी निभानी आपने खुद ने है। तो पेरेंट्स ने पसंद किया, पेरेंट्स ने देखा लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, घर बार ठीक है, एंड देन पैसे हैं और लड़की खुश रहेगी, बस ये बेसिक नेचर, बेसिक चीजें देख लेते हैं। बट अंदर घुसने के बाद पता चलता है कि नार्सिसिस्ट है वो,
क्या वो ऑलरेडी इमोशनली अनअवेलेबल है, वेदर ही इज गोइंग अराउंड एनी अदर विद एनी अदर पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसका कि नहीं है, एंड पेरेंट्स का नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आई बिलीव कि शादी इतनी जल्दी 1 महीना 2 महीने के अंदर नहीं कर देनी चाहिए, बिकॉज लव इज ब्लाइंड एट टाइम्स। और यहाँ तो लव का सवाल नहीं था, बहुत टिपिकल अरेंज मैरिज थी, 1 महीने के अंदर शादी हो गई न्यूज़पेपर के थ्रू। बट आई फील नाउ कि पहले देखो परखो, उसके बाद बहुत कॉन्वर्सेशंस करो। एंड रेड फ्लैग्स की बात है कि यू विल गेट टू नो वेदर ही इज गिविंग यू द ओपननेस और नॉट। लव होता है अनकंडीशनल, आप बांध के रखोगे। अगर कंट्रोलिंग पावर पहले से ही नजर आ रही है, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, यहाँ वहीं जाना है, तो आप समझ जाओ दैट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। और आपकी खुद की आइडेंटिटी को अगर वो फिनिश कर रहा है और वो कह रहा है कि जैसे मैं कहूंगा वैसे चलना है, घर शादी के बाद नौकरी नहीं करनी है, अगर करनी है तो मेरी इच्छा से परमिशन लेके, देन बिग रेड फ्लैग। सो देर आर सो मेनी रेड फ्लैग्स जहां पर ये अलर्टनेस पहले ही हो जानी चाहिए कि ये इसका चीजें पहले मतलब ये होनी है है। कि अगर हमें टाइम मिलेगा, हम उस पर्सन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, तभी हमें पता चल सकता है कि ट्रू। एक्चुअली में पर्सन कैसा वेरी ट्रू। है ना। वेरी ट्रू। जैसे हमारे टाइम में क्या था कि पर्सन को मिलते भी थे, इवन इफ इट वाज लव मैरिज, मिलते भी थे, रेस्टोरेंट में मिले, चाय तब पानी तो पिया, सब और अच्छा लगता है, हाँ। हाँ, और उसके अलावा पता ही नहीं चलता था। नहीं पता लेकिन चलता। मेरी डॉटर्स जब बड़ी हुई तो उस टाइम में हमने देखा कि बच्चे, क्योंकि दे स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, तो गेट टू नो कि वो हम्म। कैब वाले के साथ कैसे बात कर रहा है, फोन पे कैसे कर रहा एग्जैक्टली। है, तो दे एग्जैक्टली। कुड गैदर, यू नो। पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर है, क्या हाँ, रिलेटिव्स हैं नहीं है, घर में कौन कौन आता है, बहुत बेसिक चीजें होती हैं जिस पे ध्यान रखना पड़ता है। और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं फॉर योर आफ्टर लाइफ, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड योर होल लाइफ विद द पर्सन। तो जो आजकल भी काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी माइंडसेट ये है कि शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा, अरे थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। बॉयज तो ऐसे ही होते हैं, मेल्स की हम्म। ऐसे ही आइडेंटिटी, मतलब दे ट्रीट द वुमेन लाइक दैट, इट्स ओके ऑल्सो, है ना। सो हम्म। उसके अब इसकी रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप्स आ गए हैं बहुत ज्यादा, हम्म। यू नो, बहुत जल्दी ब्रेकअप्स होते हैं। आई रिमेम्बर जब वो सॉन्ग आया, हम्म। आज मैंने अपनी ब्रेकअप कर लिया, तो ऐसे लग रहा था अरे ये भी सॉन्ग है कोई, मतलब कि हम्म। ब्रेकअप हम्म। पे भी आप यू कैन एंजॉय। तो मुझे हम्म। अजीब बात हम्म। लगती हम्म। थी, लेकिन आज अगर हम देखें इन लास्ट 10 years सिंस दैट मूवी केम, अब तो 15 years हो गए शायद, तो उस पीरियड में इतना ट्रांजिशन हो रहा है क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स की लाइफ देख रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हम्म। की देख रहे हैं, तो उनको दिखता है कि हाउ दे हैव बीन एडजस्टिंग टू हम्म। मच एंड वी ट्रू। डोंट वांट दिस काइंड ऑफ लाइफ। ट्रू। तो उस प्रोसेस में जब चेंज आता है तो बहुत चेंज भी आ जाता है, कई बार हम्म। इतना आता है कि हमें, तो जैसे लिव इन रिलेशनशिप्स है, उसके हम्म। बारे में आपने कभी सोचा, आपको क्या लगता है वो ठीक है नहीं है? सी, ये डिसीजन अपना अपना है, बट मैं जो फील करती हूँ लिव इन रिलेशनशिप में से, आजकल की जनरेशन जो है बहुत डिफरेंट है। जेंजीज आर वेरी डिफरेंट, हमारा कल्चर बहुत ही डिफरेंट था। स्टिल वी आर वेरी मच sophisticated and cultural in types of thinking about ourselves. But आज की जनरेशन अगर मैं ये देख रही हूँ तो दे आर मोर ऑफ क्लियरिंग कि शादी नहीं करनी है, लिव इन में रहना है, पसंद आएगा तो ठीक है, एंड अदरवाइज ओके टाटा बाय बाय। सो दैट टाइप्स ऑफ जनरेशन हैज कम, बट इससे कल्चर जो है, आई फील कल्चर खराब हो जाएगा इंडिया का। इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी एंड कल्चर। लिव इन में आज एक के साथ नहीं पसंद है, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, तो आप बस ट्राई करते रहोगे। बट आपकी खुद की मतलब व्हाट आई फील, आपकी खुद की आइडेंटिटी, आपकी वैल्यूज, आपकी एथिक्स, वो सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज आई लिव विद माई ऑथेंटिसिटी। अगर मुझे किसी के साथ जिंदगी बितानी है, अगर मैं सोचती हूँ कि विद माई ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ एंड वल्नरेबल पोजिशन, कि मुझे अगर जिंदगी में अगर कोई पार्टनर चाहिए तो उस पार्टनर की ये क्वालिटीज, ये ऑथेंटिसिटी, ये एथिक्स होने चाहिए, then I will not sleep with him first. I will first calculate that this is the true one with me or not, whether it is suitable for me or not. Then only, I decide whether I have to live my life.
with this person, because that's one of the most authentic self and vulnerable position where one female can decide for their life. नहीं तो फिर आप पार्टनर्स को फिर चूज ही करते रह जाओगे, व्हाट आई फील. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ऐसी है कि हम बहुत बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ जनरेशंस वी बिलोंग टू और द कल्चर और सेंसिटिविटी, सो वी मूव वेरी स्लोली टुवर्ड्स द ट्रांजिशन, कुछ भी है वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करते हैं, बट वेस्टर्न कल्चर इज वेरी डिफरेंट. मेंटली, हाँ, इतना कोशिश तो बहुत इंग्रेन्ड रहती है है. हमारी लाइफ में। जी. अब देखिए ना, अब मेरा ख्याल जैसे जनरेशन आप देखें 10-10 साल में चेंज हो रही है, आजकल तो कह रहे हैं 5-5 में ही हो रही है। तो उस हिसाब से पहले जैसे ये डिजिटल इकोनॉमी आई, तो जो हमारे जनरेशन की, तो उन्होंने बहुत टाइम लिया एडजस्ट करने को, बिल्कुल. उनको कैश रखने की आदत थी, दे टुक टाइम। सिमिलरली पहले बात होती थी, अरे लव मैरिज नहीं नहीं यार, अरेंज इज ओके, पेरेंट जो ढूंढता है वो बेस्ट होता है। आजकल मैं देखती हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में सब कहते हैं यार अपना ढूंढ लो, ये बड़ी प्रॉब्लम है। That's तो true. दैट मीन्स वी हैव ट्रांजिशनड फ्रॉम दैट फेज टू दिस फेज, जब हमें लगता है कि लव मैरिज इज बेटर, इज इजी, दे अंडरस्टैंड मोर व्हाट दे वांट इन लाइफ रादर देन पेरेंट्स फाइंडिंग अ पर्सन। Yeah. हालांकि That is better. हाँ, अभी भी वैसे बहुत ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत ऐसे सिटीज हैं जहाँ अभी भी बहुत वैसा कल्चर है कि पेरेंट्स ही ढूंढेंगे, ये करेंगे। Yeah. पर यू थिंक लव मैरिज इज बेटर? लव मैरिज इज बेटर बिकॉज शादी तो आपने करनी है. पेरेंट्स ने ढूंढा, पेरेंट्स ढूंढने के बाद पेरेंट्स एडजस्ट नहीं करने वाले. नाउ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइजेस फिर अगर आपको लाइफ में पूरे करने हैं, तो या तो पेरेंट्स की मर्जी से जिंदगी बिता लो सारी जिंदगी, नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ को लव मैरिज ऑफ कोर्स करो, ढूंढो अच्छे से, बट उसको पहले देखो, परखो, समझो कि वेदर ही इज योर ट्रू पार्टनर एंड ही इज योर सोलमेट. जहां आपको लग रहा है कि जिंदगी उसके साथ बिताना, उसको वो आपके साथ एडजस्ट करेगा, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइजेस करेगा, एंड दोनों का अच्छा तालमेल बैठेगा, कंपैटिबिलिटी बैठेगी, तभी आप उस में आगे बढ़ो, व्हाट आई बिलीव. चलो, कमिंग बैक टू योर लाइफ, सो यू हैड अ स्पेशल चाइल्ड, राइट? प्रभजोत नाम है प्रभजोत, है यस ना? यस. हाउ ओल्ड इज शी नाउ? 14. 14। सो दैट मीन्स आपकी शादी के बाद ही 1 साल बाद बेटी हो गई, और आपको नहीं, कितनी देर बाद मेरा एक बेटा भी है. हाउ ओल्ड इज द बेटा? वो ही कितना? इज 20. 20? हम्म. अच्छा, ओके। सो 19 प्लस, ऑलमोस्ट 20. सो जब वो बेटी हुई और वो स्पेशल, तब आपको पता कितनी देर बाद चला? हाउ ओल्ड वाज शी जब आपको पता चला कि प्रॉब्लम? शी मेरी प्रेगनेंसी बहुत खराब गई. इट वाज, आई वाज इन डिप्रेशन एंड ट्रॉमा एट दैट टाइम, एंड आई वाज गोइंग थ्रू सो मच, बिकॉज आई टोल्ड यू, जैसे मेरी जो मैरिज है, इट वाज फुल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज, एंड मेरी प्रेगनेंसी वाज अ नाइटमेयर फॉर मी, and I was not well at that time, and I was going through, and then suddenly, in one color Doppler ultrasound, doctor said that you need to go for cesarean right now, because her breath is not going in a fine direction. So जैसे ही ऑपरेट कराया, इमीडिएटली उसको शिफ्ट करना पड़ा दूसरे हॉस्पिटल में, बिकॉज द फैसिलिटी वाज नॉट देयर इन आईसीयू इन दैट हॉस्पिटल. सो जैसे ही वहां शिफ्ट किया है, शी गॉट ब्रेन हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रेन हेमरेज एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली. तो एपिलेप्सी हो गई, एंड देन शी वाज बीन शिफ्टेड टू गंगाराम ऑन वेंटिलेटर. तो वो 21 दिन वेंटिलेटर पर रही है. शी वाज नॉट एबल टू ब्रीथ, कुछ दूध नहीं पी सकती थी, उसको पायलाडेज से दिया जाता था. आई वाज देयर इन गंगाराम ऑन 21 days इमीडिएटली आफ्टर सीएस सेक्शन. तो मैं वहीं डेली जाती थी और वहीं उसके पास ही होती थी. सो देन 24 आफ्टर 21 days शी ओपन्ड हर आईज, और तब तक ये नहीं पता था कि उसको सेरेब्रल पैलिसी भी हो चुकी है. तो वो इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज ने पूरा सेल्स डैमेज कर दिए, ब्रेन के सारे सेल्स डैमेज हो गए. तो धीरे 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 ये पता चला कि इसका मोटर फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं, आई कांटेक्ट नहीं है, हेड होल्ड नहीं है, शी कैन नॉट सिट, शी कैन नॉट वॉक. तो वो स्लोली 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 जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे और चीजें डिटोरिएट होती गई. सो अभी नाउ शी इज 14. बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत मुश्किल फेज होता है ये, बिकॉज एक So how स्पेशल was your चाइल्ड. husband's like attitude when he So it was understood? again worst.
because I was already going through that's what I was asking God, why this has happened to me and what was the reason behind, आपने मुझे ऑलरेडी मतलब मैं भगवान को यही क्वेश्चन पूछती थी कि क्या शादी इतनी सीवियर तरीके में इतना ड्रास्टिकली मेरी लाइफ बिल्कुल एक बर्बाद हो गई, उसके बाद ऐसा बच्चा दिया कि जो उठ ही नहीं सकता कभी, जिसने कभी उठना ही नहीं है या बेड पे रहना है, जो बेड रिडन है पूरी, तो ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा उठता था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज जब इतना कुछ होने के बाद इतना कुछ चीजें देखी तो फिर ही वाज थिंकिंग अबाउट हर एज अ लायबिलिटी। तो मेरे को बार बार मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि ये सब ब्लेम सारे मेरी तरफ से ही हुए, कि मतलब मुझ पे ही लगाया गया कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, यू वर नॉट केयरफुल इन द प्रेगनेंसी एंड देन यू, आई वाज वर्किंग एज वेल फुल टाइम एंड मैं प्रेगनेंसी में भी पूरा दिन ऑफिस जाती थी। So, So your husband was attached to the son still, or he was not even attached to him? my son is with him. Acha, he is with him only. He's with him. He's with him permanently. I've given the custody because a lot of things went up, and then because मैं independently मैंने जब सब कुछ छोड़कर अपना घर बार छोड़ने के बाद I have taken a rented house after 2019. Then custody मैंने अपनी बेटी की ली। तो अभी आप अपने बेटे या हस्बैंड के टच में हैं? नहीं। नहीं। तो जैसे मैंने बहुत केसेस में ऐसा देखा है कि जब कोई घर में स्पेशल चाइल्ड है या वाइफ इज़ गोइंग थ्रू डिप्रेशन या इस तरह की कुछ सिचुएशन है, तो हस्बैंड्स मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर में क्या है, they don't fight at home to make things better, rather they go outside and want to enjoy. तो आपको लगता है कि ऐसा आपने भी देखा है लाइफ में, कॉमन है, होता है? होता है, कॉमन है, बट मेरे घर में परेशानियां इतनी थी, प्रॉब्लम्स इतनी थी कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पूछा भी नहीं कि वेदर इज गोइंग थ्रू और व्हाट, एंड बल्कि यही होता था कि नार्सिसिस्ट बिहेवियर में आप ही के ऊपर हर ब्लेम लगाया जाता था। आपको ऐसे नार्सिसिस्ट में हरिकेन में फंसा दिया जाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप गिल्ट में ही जीते रहते हो, जिंदगी पूरी गिल्ट की हो जाती है और आप उस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस नार्सिसिस्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, वो वेदर कौन योर सा मोमेंट होता है जब ब्रेक करते हो कि नो नो नॉट, इट्स इनफ, यू नो? The moment came in my life in 2019 when I had gone through much. 15 years की जर्नी मुझे पता था। When I came into spirituality in 2015, when my daughter was born, I came into pranic healing. I did courses of pranic, and then I had connections कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। इट्स अ जर्नी ऑफ 15 years एंड अगेन वही चीज सेम वो रिपीट हुआ। 2019 में आई गॉट चिकन पॉक्स। जहाँ चिकन पॉक्स हुआ एंड देन धीरे धीरे मुझे ये फील हो रहा था कि ये घर अब ज्यादा दिन तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ। आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड देन ही सेड गेट आइसोलेटेड बिकॉज यू गॉट चिकन पॉक्स। आई वाज 40 एट दैट टाइम। और फिर दैट मोमेंट 6 दिन में हॉस्पिटलाइज रही। मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहां पर एडमिट किया। मैंने काफी सामान अपना पैक कर लिया था। तब तक मुझे अंदर से इंट्यूशन आ चुकी थी कि दैट्स माय लास्ट नाउ। So sixth day, I was on drips and I was in unconscious stage. And then on the sixth day, when my husband came in front of me कि चलना है तो चल ले, अभी भी तेरे पास आखिरी वक्त है। That moment the breakthrough came and I said, अभी आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, just get lost from him because you don't deserve me. I'm not here to suffer anymore. I'm here to empower others. So that day my soul connected and that answer I got, that I'm not here to suffer. I'm here to empower other women who are suffering from indignity, disrespect and a lot of humiliation. That So moment, that that was a was moment of awakening, कि exactly what it that should be was like. तो आप उस मोमेंट पे दो चीज़ होती हैं। एक तो आपको ये फीलिंग हो सकती है कि आपके कर्म ही खराब हैं, या आप, वो तो इंटरनल फीलिंग होती है। एक एक्सटर्नल होती है, आपको ब्लेम करते हैं या अपने आप को, या जैसे आप हस्बैंड को या एनवायरनमेंट को कर सकते हो कि उनकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल्स वर सो हाई,
इन प्रेगनेंसी यू फेस्ड ऑल दिस एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चा भी सफर कर रहा है, बच्चे के साथ ये सब हुआ, तो आपकी क्या स्टेट ऑफ माइंड थी? उसके बाद मैंने सबको छोड़ दिया। 2019 में जब मुझे पता था कि ये ब्लेम गेम्स होने हैं, ये इधर से भी सुनने में आएंगे, उधर से भी ताने मिलने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, एंड दैट मोमेंट आई टुक अ रेंटेड हाउस। ना मैं इधर रही ना मैं उधर रही, बिकॉज आई लिव्ड अ लाइफ लाइक अ शटल कॉक। और शटल कॉक की जिंदगी क्या होती है कि इधर एक पलड़े में उधर उधर उधर। तो वो जो शटल कॉक जब खेलने के बाद समझ में आ जाती है उसको 15 साल बाद कि ना इधर के ताने सुनने को मिल रहे हैं, ना पेरेंट्स को भी मैं अननेसेसरली क्यों परेशान करूं, सो आई टुक अ रेंटेड हाउस नियर टू माय पेरेंट्स। आई बिल्ट अ हाउस, रेंट पे रही 5 साल, और वहां मैंने अपनी जर्नी शुरू करी जहां मैंने बहुत सारी वुमेन को एम्पावर किया और मैंने सबसे रिलेशन डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे किसी की बात ही नहीं सुननी थी। फाइनेंसेस जो थे आपने अपने कंट्रोल में रखे हुए थे, आपके पास थे, या आपको बाहर उस से टाइम तो नहीं सपोर्ट थे। लिया? मेरी तो पूरी सैलरी जाती थी, मेरा घर का पूरा खर्चा मैं दे रही थी, लॉट ऑफ थिंग्स आई वाज डूइंग इट। तो सारे फाइनेंसेस मेरे लग रहे थे, मेरी सैलरी का पूरा पार्ट जा रहा था, स्कूल की फीस एंड लॉट ऑफ अदर मेडिसिन, बच्चे के डायपर्स, एवरीथिंग। सो जब मुझे धीरे धीरे समझ में आई कि मैं तो बिल्कुल नो, मेरे पास तो बचा ही नहीं है कुछ भी, और मैं लगाती ही जा रही हूँ, करते जा रही हूँ, मुझे मिला क्या 15 साल की जिंदगी में? जब मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया कि मेरी जिंदगी का क्या, क्योंकि जाना जब मैंने वापस है, ये लोग मेरे साथ नहीं जाने वाले, एवरीबडी हैज टू गो अलोन। सो मेरी जर्नी का क्या है? मेरी जर्नी जब मुझे समझ में आनी शुरू हुई एट द टाइम ऑफ 40, देन आई ग्रैब्ड ऑल माई थिंग्स। मैंने अपनी पावर ग्रैब की कि मैंने अपने आप अपने फाइनेंसेस को देखा कि मेरे पास है कितना, नाउ वेदर आई कैन सस्टेन फॉर द फ्यूचर और नॉट, मेरे गोल्स क्या हैं। उस टाइम पर मेरी जर्नी फिर दूसरी शुरू हुई और मैंने रेंटेड हाउस लेके एंड देन आई मैनेज्ड इट विद वर्किंग एज वेल, paid all the bills, entire things, everything on my own. Then I took charge of my life तो completely. ये मेरी जर्नी या मेरी लाइफ उसका क्या होगा से दूसरों की लाइफ भी इंक्लूसिव, तो ये जो ट्रांजिशन है, आपने इसको पर्पस बनाया, मिशन बनाया, बुक लिखी, ये Hmm. ट्रांजिशन कैसे? अभी तो आप मी माई सेल्फ में होंगे, बहुत Hmm. पेन में होंगे, बहुत सफरिंग में होंगे, फाइनेंस मैनेज करना है, बच्चा मैनेज करना है, घर लेना है, रेंट लेना, नो, सो मेनी थिंग्स। अब सडनली हाउ यू एम्ब्रेस्ड अदर्स इन योर जर्नी, मेरी बोथ? जर्नी हॉस्पिटल से ही शुरू हो गई थी जब मुझे मेरी सोल ने जवाब दे दिया था कि आई एम नॉट हेयर फॉर टू एम्पावर माई सेल्फ ओनली, आई एम हेयर टू एम्पावर अदर्स। 2019 आई हील्ड माई सेल्फ आफ्टर चिकन पॉक्स एट माई पेरेंट्स हाउस। बहुत हीलिंग्स करवाई, बहुत हीलिंग्स की, बहुत तकलीफ में थी मैं। व्हेन आई गॉट ब्रूजेस ऑन माई होल बॉडी एंड इंटरनली एक्सटर्नली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज चल रहा था मेरा। 2020 में आई केम ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइव, जहां मैंने पब्लिकली अपनी स्टोरी भी पब्लिश की एंड लॉट ऑफ चैनल्स कवर्ड माय स्टोरी। फिर मैंने धीरे 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 ग्लोबल वर्ल्ड में स्टेप इन किया, जहां मैंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी फीमेल्स ऐसी जो डोमेस्टिक वायलेंस से निकल रही थी उनको ढूंढा, वो मेरे पॉडकास्ट पर आई, एंड आई like you know then started sharing their stories। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी की जहां पर जो फीमेल्स सेल्फ एस्टीम से गुजर रही थी, जिनको डोमेस्टिक वायलेंस में जो जो गुजर रही थी, वो उनको मैं लेकर आई अपने प्लेटफॉर्म पर। their journey started completely for the people only, I am for the people by the people। तो वहां मेरी जर्नी 2019 में जो शुरू हुई वो मेरे लिए नहीं थी खाली, वो दुनिया के लिए थी कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए आई हूँ, मैं पीस के लिए आई हूँ, मैं एम्पावर करने के लिए आई हूँ। आई एम नॉट हेयर टू फॉर माई सेल्फ माई ओन जर्नी, देयर द जर्नी स्टार्टेड इन 2019 फॉर द पीपल। आपकी स्टोरी सुन के मुझे सिंधु ताई की याद आ रही है। आई डोंट नो आपने उनके बारे में सुना है कि नहीं। सिंधु ताई, हाउ शी वाज चक्ड आउट ऑफ द हाउस, और बिल्कुल पढ़ी भी लिखी भी नहीं थी, हम्म। और कैसे उन्होंने अपने 3 बच्चों को नहीं पाला, अलॉन्ग विद उन्होंने हम्म। 2000 बच्चों को स्लम्स के नीचे से, सड़क से उठा के उनको हम्म। कितना उन्होंने एजुकेट किया। और जो एक हम्म। पढ़ी लिखी लेडी नहीं थी, कुछ नहीं था उनके पास, बिल्कुल गांव से बकरी चराया करती थी, और वहां से उन्होंने 2000 लोगों को डॉक्टर्स बनाया, एडवोकेट्स बनाया, एंड शी ट्रेवल टू 14 कंट्रीज हम्म। जस्ट एज अ की नोट स्पीकर। उनका अमिताभ हम्म। बच्चन जी के साथ भी पॉडकास्ट है, हम्म। और हम्म। उस पे भी हम्म। गई वो, कौन बनेगा करोड़। सो हाउ हर जर्नी, सो हाउ any, I think, pain that can lead to a mission, that can lead to a purpose,
I think, how do you like, because you're into Brahma Kumaris also, right? So how do you feel that that helped you to connect to your mission, or to rise above like Phoenix, as you've written your book, Phoenix, from ashes to rebirth? Rebirth, ashes to Yeah, rebirth. yeah. So so how this book and your spiritual journey and this purpose and mission uh, got connected? When the awakening was there at that time, and suddenly, that जब माँ दुर्गा का रूप आता है, जब काली का रूप आता है, तो वो एक अलग लेवल पर आता है जहां पर दुनिया की कोई ताकत फिर उसको रोक नहीं सकती। और वो जब इनर अवेकनिंग होती है, जब when you tap into your feminine energy and when you tap into your own self, there then you surrender to God, एंड जो वो करवा रहे होते हैं वो कोई नहीं रोक सकता। और उस टाइम पर मुझ में इतनी मतलब इतनी शक्ति आई। मैंने 18 घंटे काम किया। एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग डे एंड नाइट, दिन रात पॉडकास्ट बनाना, दिन रात वर्किंग, आई वाज वर्किंग एज वेल, फुल टाइम काम करना। बच्चा भी डिसेबल्ड, उसको भी फुल उसको रात को देखना, बिकॉज उसको अकेले पालना, पेरेंट्स पास में, पेरेंट्स ने उसको 100% देखते हैं। और तो मेरी जर्नी ऐसी रही कि वो इतनी पावरफुल हो गई और अंदर से इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि अभी जब ने नॉर्मली जितने लोग जो भी कुछ कहते हैं उन चीजों में पढ़ती ही नहीं, ना ही मैं सुनती हूँ, बिकॉज दिस दिस इज ऑल व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। छोटी छोटी चीजों उसी में ही पड़े रह जाते हैं। तो वो बड़ा लेवल एंड बड़ा बर्ड्स आई भी वो देख ही नहीं पाते कि जिंदगी का नजरिया क्या है। तो वो अवेकनिंग आई और वो पावर्स सारे की सारी सब ऊपर वाले ने दी। एंड व्हेन यू रीच टू दैट अवेयरनेस, जहाँ एक लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है, देन यू गेट कनेक्टेड विद द पॉजिटिव पीपल। एंड देन आई गॉट कनेक्टेड विद ब्रह्मा कुमारीज व्हेन आई लॉन्च्ड माय बुक, आई इनवाइटेड देम। तो वहां से मैं फिर उनके साथ कनेक्ट हो गई 21 में। तो जैसे जब ये सब चल रहा होता है, एक ट्रांजिशन हो रही होती है इंटरनली एक्सटर्नली, तो बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स होते हैं, एज यू सेड, कि उनको नहीं समझ आ रहा होता, आप डिटैच कर लेते हो, है ना? पर बहुत हम्म लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, दे गेट स्टक इन दैट पर्सन सिंग। सो आई रिमेम्बर हम्म when in 2007 I lost my husband. I had two daughters, 8 and 13 years. So somebody came to our house. You know, our house is it's big, it's good one. So they came and they said, अरे अब तो तेरी जिंदगी खत्म हो गई है, दो हम्म बेटियां हैं, बेटे होते चलो फिर भी कुछ कर लेती, अब क्या करना है, बस अब घर भी इतना है, यहाँ पे भी कैसे अकेली रहेगी बेटियों के हम्म साथ। So I remember I was saying, हाँ जी, and as they went, I said, thank you so much. So somewhere I felt, because of that spiritual power, which to which I was already attached. I practice हम्म Buddhism. So because of that, there was a layer which was not letting that go inside my heart, as this है ना, कि अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो वो नहीं ले रहा, तो किसका गिफ्ट है? वो आप ही का है, क्योंकि उसने तो वेरी लिया ही ट्रू। नहीं। So I could never, that thing never seeped into my life कि अरे ये हाँ अब मेरा क्या होगा, हाँ सच्ची में अब तो जिंदगी बेकार, ये वो, nothing, because there was a layer. So what do you think about that? Because many people are not able to do, and they suffer because of that. They need people's validation. They get impacted by one sentence somebody said, So what do you think? See, spirituality is the way of life. जो इंसान सिर्फ स्पिरिचुअल है और जिसने समझ लिया कि एक्चुअली रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में क्या डिफरेंस है, वो जिंदगी में आगे उसका बेड़ा पार हो गया। बिकॉज योर ऑरा गेट्स प्रोटेक्टेड, योर एनर्जीज गेट प्रोटेक्टेड, एंड यू अंडरस्टैंड दैट जो इंसान आपके पास आ रहा है, वेदर ही इज ड्रेनिंग योर एनर्जी और टेकिंग पावर फ्रॉम यू और सीकिंग यू कि आपको वैलिडेशन के नजरिए में डाल देगा। तो यू नीड टू बी अवेयर कि आपको किसके साथ कनेक्ट रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, वन थिंग। Second thing is, whether you are getting drained from the person, then please stay away from that person. उसके साथ बात मत करो, because I am very much particular about my people, कि जिनके साथ मैं connected हूँ, क्या वो मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, then I'm very much particular कि I will Stay stay away. away. Yeah. So I disconnect. मैं तो इसको कैसा मानती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जब स्पिरिचुअलिटी हम फॉलो करते हैं, तो जैसे एक पेड़ होता है ना, उसकी रूट्स होती हैं, और रूट्स अगर बहुत स्ट्रांग है,
फिर आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, इट डजेंट मैटर बिकॉज रूट्स आर एम्बेडेड एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, एंड फिर आप यू कैन स्टिल सस्टेन. बट अगर आई एम रूट्स नॉट रीच अप टू दैट लेवल, अभी उस लेवल पर पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, yeah, बिकॉज अभी स्टार्ट में आई मीन लाइक कुछ साल हुए हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी में जब आप एक लेवल पर व्हेन यू फॉरगिव एवरीवन, यू नो, आप फॉरगिवनेस कर देते हो, और आपको एक्चुअली में पता है कि जो भी आए आपके, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो एनर्जीज आपकी कुछ नहीं होने वाली हैं, यू आर प्रोटेक्टेड एवरी टाइम, तो वो टाइम लगता है उस स्टेज को आने मैं में ना भी। इस वर्ड फॉरगिव पे भी थोड़ा सा अटक जाती हूँ. मुझे ऐसा क्या है कि मैं कर्मा थ्योरी में बहुत बिलीव करती हूँ. तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया, उसका रिटर्न आया, आया। है हम्म। ना. अब मैं उसको अगर ब्लेम कर रही हूँ या मैं सोचूं उसने गलत किया, चलो मैं फॉरगिव करती हूँ, दैट मीन्स आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्मा विच आई डिड इन पास्ट, और आई एम फीलिंग फॉरगिव वो करना मेरे साथ जरूरी बुरा है। कर रहा है. मतलब फॉरगिव फॉरगिव करना जरूरी है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि प्रीवियस इनकारनेशन से इतने सारे चीजें, कार्मिक डेट्स लेके हम आ रहे होते हैं, वी डोंट नो दैट कि वेदर एक भी एंटेंगलमेंट रह गया, देन अगेन वी हैव टू कम बैक एंड डू द कर्मास. So I do a ritual of this, of course, on a daily basis. I forgive people so that I should not get entangled with anybody, any person where my karmic debts are entangled with so anyone. how you, when people are at that low energy level and they don't understand and they are in the frame of mind to blame the relation because of them who has suffered, so it's very hard to say कि okay, they are telling forgive कर दो तो कर देते हैं, I'll feel comfortable, but because they are in that kind of spiral, it's so hard. So what message you will give them to get to that state where they can actually think that they can also forgive? How, what they should be ये doing? एक बहुत बड़ा प्रोसेस है एक्चुअली, व्हाट आई फील कि जब तक आप खुद हील नहीं हुए हो, आप दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाओगे. व्हेन योर इनर चाइल्ड इज नॉट हील्ड, योर इमोशंस आर नॉट ओपन, यू आर सप्रेस्ड, एंड ट्रॉमा बॉन्ड में आप ऑलरेडी हो, आप अननेसेसरली, आपके अंदर बहुत सारे ट्रॉमास हैं, वो निकले नहीं है, बट ऊपर ऊपर से फॉरगिव कर रहे हो, दिल से तो नहीं कर रहे हो, दिल से गाली दे रहे हो, और या मन में कह रहे हो कि ठीक है कर देते हैं, और अगले दिन ही फिर से वही उसी कहानी पर आ जाते हो. Then I feel that that's not authenticity. That is not truth. हाँ, वो दिल तो से नहीं आ रहा ना, तो वो नहीं आ रहा, हाँ वॉश आउट नहीं होगा क्योंकि दिल से आ वॉश ही आउट नहीं नहीं रहा. होगा वो. जब तक आपको वॉश आउट करने के भी बहुत तरीके होते हैं, बट वॉश आउट करने के लिए पहले आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअली करना है कि नहीं करना है. तो वहां पर अभी पीपल आर पीपल हैव नॉट रीच्ड, बहुत कम लोग पहुंचे इस लेवल पर, सुपरफिशियल लेवल पर जी रहे हैं कि वैलिडेशन की जिंदगी में मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, एंड दूसरा कोई कहेगा, तो दैट इज लाइक अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम एंड वेरी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो व्हाट आई फील दैट दे शुड नो देयर ओन ऑथेंटिक सेल्फ कि मेरी जिंदगी है, मुझे जैसे जीनी है, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करूं, मुझे माफ करना है, ये मेरे ही अच्छे के लिए होगा. अगर नहीं करूंगी तो फिर वो उस लेवल तक उनको पहुंचना चाहिए कि नेक्स्ट, नहीं तो फिर आपको फिर से आना पड़ेगा, फिर से नेक्स्ट लाइफ टाइम में ये चीजें फिर झेलनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज अ सफरिंग ओनली. Right. So I'll ask you quick questions, if you can just say kind of rapid fire round. So one word that defines you. Resilience. Wow. What is love? Unconditional bliss. Great. Healthy mind, healthy relationship mantra. Meditation. Excellent. Biggest red flag in relationships. Narcissism. A quote that changed your life. Never give up. Great. Wonderful. And any favorite song? वैसे तो मैं बहुत सारे सुनती रहती हूँ जब मन में आता है. मेरे महबूब कयामत होगी. अरे वाह. नाइस. और अगर अभी आपके सामने जिन्नी आ जाए, व्हाट यू विल आस्क, एक चीज ऐसी क्या मांगोगे? मोक्ष. अरे वाह. बस वही चाहिए. ग्रेट. एंड व्हाट इज द मैसेज यू लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड? मैसेज, जिंदगी भगवान ने दी है, बहुत सुंदर दी है, इसको
अच्छे से जियो, दिल से जियो, मन से जियो, और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में अपने ट्रुथ के साथ जियो। किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, किसी की आप खुद ही अपने आप में फुल सर्कल हो, सपोर्ट सिस्टम आपके अंदर ही है, इनर पावर को जगाओ, एंड देन ट्रू अवेकनिंग अपने आप होगी। और लॉर्ड को सरेंडर कर दो, लॉर्ड शिवा को सरेंडर कर दो, एंड देन यू सी द मैजिकल लाइफ ऑफ योर्स। Great, wonderful. So it's really heartening the kind of work you're doing, Surtaj. And I believe because your parents are taking care of your children, relationships are so important. So मुझे एक ये भी लगता है कि टॉक्सिसिटी की वजह से लाइफ में कई बार लोग बिटर हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा। हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ में एंगर आता है। तो अगर एक चीज़ गलत है तो उसको आइडेंटिफाई करके इट शुड नॉट इम्पैक्ट अदर रिलेशनशिप, पर बिकॉज कई सोल्स इवॉल्व नहीं हुई होती हैं, कई वैसे लाइक वी आर एंशिएंट सोल्स, ठीक है, वी अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ लाइफ, बट बहुत सारी सोल्स हैं, उनको टाइम लगता है, बार बार जन्म लेने के बाद उनको समझ में आती है कि यंग सोल्स को, तो वो उसी उसमें फंसी रह जाती हैं कि जहां पर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये अच्छा नहीं है, बुरा है, ये बुरा है, दैट इगोइस्टिक डिजायर्स, वो रह जाती हैं। इट टेक्स टाइम at the soul level. Yeah, and people are so unhappy. More we are going into the world. So I think it's So, leading them to more unhappiness. Yeah, so true. So जैसे एक हार्वर्ड स्कूल ऑफ उसकी एक स्टडी हुई थी हैप्पीनेस पे। सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंस उन्होंने दी थी रिलेशनशिप्स पे, कि हाउ। सो अल्टीमेटली जब हम इवॉल्व होते हैं और हम ग्रजेस से ऊपर आते हैं, अपनी एंगर, वी अंडरस्टैंड व्हाट अदर पर्सन इज लाइक, फॉरगिवनेस के लिए भी टू अंडरस्टैंड कि हाउ इन आवर बुद्धिस्ट प्रैक्टिस इट से कि प्रे फॉर दैट पर्सन्स हैप्पीनेस। अगर very वो आपको अनहैप्पीनेस कॉज कर रहा है, इसका मतलब वो खुद कितना अनहैप्पी होगा, उसका दिमाग सारा दिन नेगेटिव चलता है, ये ऐसे exact. क्यों, वो ऐसे क्यों, उसको रोको, इसने ऐसे क्यों किया, वैसे। तो वो खुद ही ऐसा कर रहा है, तो वो खुद अनहैप्पी है। द मोमेंट यू थिंक दैट वे, आई थिंक इट्स लिबरेशन, It कि gets वो changed. खुद ही That's true. इतना वो ऐसे है तो मुझे क्या अनहैप्पी करेगा, Very true. Very true. Yeah, so it's so wonderful to have this interaction, and I really, I'm sure rather that people, those who will be watching this, will really get empowered, will know how to manage life, how to see life. लाइफ है, कार्ड्स डील करती है, अब उन कार्ड से हम कैसे आगे मैनेज करते हैं, डील करते हैं, उनको क्या देखते हो, कैसे देखते हो। तो आई थिंक दैट्स अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, एंड माइंड कैन बी ट्रेन्ड बाय स्पिरिचुअलिटी। आई थिंक you have given full recipe to evolve, to be happy, to deal with life, to deal with your cards. Yeah. Thank you so much, Narendra. Welcome. Lovely having you. Yeah. Thanks a lot, and same here. Thanks a lot. Thank you. Bye bye.